नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज कितना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक घटना चक्र की यूनिवर्सिटी बुक जो आई है, अभी मुझे जो इसका ई फॉर्म है वो मिला है। ठीक है, तो मैं अभी इसका जो पूरा है करंट अफेयर्स का, ये 30 से 32 पेज का है। तो मैं कोशिश करूंगा, 32 पेज का है, तो मैं ये 5 से 6 क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको पूरी समझा समझा दी जाए। ठीक है, देख लीजिए ये पूरा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसकी तैयारी, जो ये क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के दिए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन दिए हैं, आपको पता है कितना है, 21 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ें। तो वो पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इसका है अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि लोकपाल क्या होता है। ठीक है, आपको ये जानना है कि लोकपाल क्या होता है। ठीक है, लोकपाल क्या होता है, पहले लोकपाल कौन थे। ठीक है, पहले लोकपाल कौन थे, इसमें कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले लोकपाल कौन थे और वर्तमान में लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है। ठीक है, फरवरी की न्यूज है। ठीक है, तो फरवरी 2024 की न्यूज है और आंसर इसका क्या है, श्री कल्की धाम मंदिर। अब आपको ये बताना है कि जो ये कल्की धाम मंदिर है, ठीक है, ये कल्की धाम मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये किस स्टाइल में बनाया गया है। ये आप लोगों से दो क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने पूछा था ना किस जिले में है, तो देखो ये मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है किस जिले में है, संभल जिले में है। अब एक क्वेश्चन और है कि संभल जिला किस यूपी के किस भाग में है, पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी भाग में है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कि असम का राज्य फल घोषित किया गया है, मतलब किस फल को असम का राज्य फल घोषित किया गया है। तो आंसर क्या है इसका, काजी नींबू। काजी नींबू। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन और है कि यूपी का जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य फल है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य फल कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्य फल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद है 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे। ठीक है, ट्विन थीम्स, दो थीम्स क्या थी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। अब देखो, ये 26 जनवरी 2024 का मुख्य अतिथि कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन। ये कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फिर क्या है कि 75वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया। ठीक है, अब देखो उड़ीसा को दिया गया। अब इसमें आपको ये फर्स्ट हो गया। अब आपको ये बताना है कि दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य की झांकियां थी। ठीक है, फिर लिखा है कि उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी, तो विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये आपको याद रखना है कि क्या थीम थी, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। फिर राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ चुका है। तो इसका आंसर क्या है, गुजरात, कर्नाटका, केरला एवं तमिलनाडु। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 है, इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, यूपी को कौन सा स्थान मिला है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर क्या है कि श्रेणी एक राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है। तो लीडर्स में देखिए उत्तर प्रदेश है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश किसमें आता है, नेतृत्वकर्ता लीडर्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये आंसर यहाँ दो, ये इसका आंसर यहाँ मिल गया आपको, ऐसे ही पढ़ना है। फिर लिखा है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। ठीक है, तो कब किया गया, 10 से 12 जनवरी को। अब ये आप बताइए कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। फिर वो जो वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, किसका संस्करण, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, को 10वां संस्करण आयोजित किया गया। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन इसमें और है। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था,
ये किस राज्य में हुआ था 2023 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय खबरें क्या है। लिखा है वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस द्वारा की गई। अब क्या है, किसके द्वारा की गई, अजरबैजान के द्वारा। अब आपको ये बताना है कि COP29 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, अजरबैजान में हुआ। ये आपको नोट करना है। उसके साथ ही साथ ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अजरबैजान की राजधानी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है। फिर और इसकी थीम, और COP29 की थीम क्या है, थीम ऑफ COP29, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो नोट्स बनाए उसमें आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर क्या है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें कहाँ कौन शामिल है, भारत शामिल है। ठीक है, तो नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विशेष भागीदार बनाया गया है, तो कौन देश है, भारत है। ठीक है, फिर श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो किसने किया, हरिणी अमर सूर्या ने। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, दोनों याद कर लीजिए, नए राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, श्रीलंका के। अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। कहाँ पे की है, बोस्टन एवं लॉस एंजलिस में। ये याद रखना क्योंकि एक बार यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा था कि कहीं पे भारतीय दूतावास की नई स्थापना हुई थी लैटिन अमेरिकन कंट्री में, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। फिर क्या है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, कहाँ की गई, ह्यूस्टन महाविद्यालय में। ठीक है, अब ये बताना है ये ह्यूस्टन जो विश्वविद्यालय है ये किस देश में है। ठीक है, किस देश में है, ठीक है, किस देश में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज ये किस राज्य से संबंधित है, या किस क्षेत्र से संबंधित, दक्षिण भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, अब आते हैं भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला, देखो जहां पहला आ जाए वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पैरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किसके साथ स्थापना करेगा, अमेरिका का। अब ये बताना इसमें कि अमेरिका की किस कंपनी और भारत की कौन सी कंपनी मिलकर कर रही है, कौन कौन सी कंपनी मिलकर कर रही है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और जहां पे आप नोट करिएगा ये जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है, इस प्लांट के द्वारा, मतलब जो सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित होगा, इस प्लांट के द्वारा चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ किया जाएगा, सैन्य हार्डवेयर में और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क, मतलब रडार सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया। जहां जहां इंडिया की उपस्थिति हो वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वाड में इंडिया है। अब आपको ये बताना है कि क्वाड में और जो तीन देश हैं वो कौन कौन से हैं, इंडिया प्लस वन। ठीक है, इंडिया प्लस वन में कौन कौन से हैं। फिर क्या है, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट का कौन सा संस्करण है, तो छठा संस्करण है। इसको दोनों को स्टेटमेंट रूप में पूछ सकता है यूपीपीसीएस, आपको ये ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट रूप में पूछा जा सकता है, तो ये दोनों बड़ा अच्छे से आपको तैयार करना है। फिर है समग्र रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र। देखो हिंद प्रशांत क्षेत्र, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र होता क्या है। मैं आपको केवल घटना चक्र नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करवा रहा हूँ कि जो चीजें हैं वो हम अच्छे से पढ़े, ना कि रटे इसको। तो आपको ये जानना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र होता क्या है। फिर लिखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है, तो क्या किया है, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। क्या किया है, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये पी के लिए तो इंपॉर्टेंट आपका है ही है, जब आप मेंस लिखोगे। ठीक है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के संबंध का ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, या क्वाड में भारत सुरक्षा की दृष्टि के अलावा कौन कौन से इनिशिएटिव उठा रहा है, तो आपको ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि क्योंकि इसको कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। अब देखो, अब अगले वर्ष क्वाड समिट है, तो ये छठा संस्करण था, ये कौन सा संस्करण होगा, 7 संस्करण होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स की मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो वो भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों द्वारा क्या किया जाएगा, प्रथम क्वाड एटीसी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन
क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन, ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, क्योंकि अगर डिफेंस से क्वेश्चन देखा जाए तो डिफेंस से कई अभियानों में जो भारत के जो तटरक्षक बल शामिल होते हैं और जो जहाज या पनडुब्बियां शामिल होती है उनके नाम पूछ लेता है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लिखा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालिता इंट्रोपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यही मिशन है जो ऊपर वाला मिशन है, कब लॉन्च किया जाएगा, 2025 में। ठीक है, देखो क्वाड देशों से पूरा संबंधित है। फिर क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसके लिए, मैत्री, मैत्री, मैत्री क्या है, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय समुद्री पहल है। क्या है, क्षेत्रीय समुद्री पहल क्या है, मैत्री है। फिर क्या है, मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ। देखिए, अब ये बताना है कि मेलबर्न कहाँ पे स्थित है, मेलबर्न किस देश का है, किस देश में स्थित है, और दूसरी चीज है जो वैश्विक केंद्र की स्थापना हो रही है मेलबर्न विश्वविद्यालय की, वो किस जगह हो रही है भारत में, तो कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस केंद्र का क्या नाम है, अब देखो नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर। ये क्या है, स्टेटमेंट के रूप में आपको पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, स्टेटमेंट के तौर पे। फिर जार्डन के नए प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जार्डन के नए प्रधानमंत्री, जो 32 पेज की ये पीडीएफ है, इसमें जहां जहां नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है उनकी लिस्टिंग ऐसे बना लेना, देश और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। ठीक है, वैसे लिखने, कौन बना है, जाफर हसन बने हैं। ठीक है, अब लिखे टाइफून यागी, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा अभियान लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन सद्भाव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको इसमें क्या करना है, अब ये करना है कि जो टाइफून आया है, टाइफून पहली बात किन क्षेत्रों में आता है ये आपको पता करना है। दूसरा, जो यागी से प्रभावित टाइफून, जो टाइफून यागी है, ये किन किन देशों में आया है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, एक पूर्व सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या बताना है, 101वां देश कौन सा है, नेपाल। अब आप लोगों के होमवर्क के लिए है कि 100वां देश कौन सा बना है, और जो आपका आईएससी की स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी, और दूसरी चीज क्या है, किस कॉप के तहत आईएससी की स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर लिखा है कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है, किन प्रमुख भारतीयों को, तो कौन है, अश्विनी वैष्णव जी है, क्या है, केंद्रीय मंत्री है। अब आपको ये बताना है कि अश्विनी वैष्णव जी कौन से केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कौन से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। उसके बाद है किन देशों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है, किस पे किया है, कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किया है, किसने किया है, कानूनी संधि पर हस्ताक्षर, देखो कौन सी किया है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इसराइल। ठीक है, ये चीज है। अब इसको देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें कई देश शामिल है तो शायद ये क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन आप लोग जो जो ये देश है इनकी एक बार लोकेशन और इनकी राजधानी एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लोकेशन और इनकी राजधानी। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजन, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसके जो आयोजन है इसका नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा आयोजन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अभी मैंने पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और कॉप की किस नंबर पे इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना। जय हिंद दोस्तों, ई दृष्टि के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो ये पहले पेज पर जितना भी इसमें मटेरियल था हम लोगों ने उसको देख लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने किसके द्वारा आयोजन होता है उसके बारे में बात की थी। आज हम नेक्स्ट जो जितने भी इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली में कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अबू धाबी कहाँ खोला है, अबू धाबी, ये कहाँ है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है। ठीक है, अबू धाबी कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसके विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा।
तो क्या है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कहाँ का है, यूके का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके केवल प्री के लिए, बाकी आपके लिए मेंस के लिए भी। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिषद की स्थापना करेगा, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। अब आपको एक होमवर्क आपका ये है कि अभी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के दो यूनिवर्सिटीज ने, ठीक है, अपने अपने कैंपस खोलने की बात की है भारत में। ठीक है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कहाँ पे खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, किस देश में किया गया, तो अमेरिका में किया गया है। क्योंकि अमेरिका में देखा जाए तो हिंदू, जो भारत के ओरिजिन के लोग हैं, खासकर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज्यादा हैं, तो इसीलिए बायलेटरल चीजें बढ़ाने के लिए और धर्म की स्वतंत्रता होती है उसको बढ़ाने के लिए अमेरिका ने क्या किया है, 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, किसकी, हनुमान जी की। ठीक है, प्रतिमा का क्या नाम रखा गया है, स्टेचू ऑफ यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मिलाने को दे सकता है। ठीक है, कि स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनियन, इन सब के बारे में एक दे सकता है। और ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसका क्या नाम रखा गया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, स्टेचू ऑफ यूनियन। फिर कहता है किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वही बात बोल रही, कहाँ पे, अष्टलक्ष्मी मंदिर में। ठीक है, फिर क्या है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, एसएलसीआर का अनावरण किया है। अब आपको इसलिए बताना है कि कहाँ पे किया है, वाराणसी में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाराणसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व की सबसे पहली सिटी मानी जाती है, वाराणसी मानी जाती है। दूसरी चीज है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए फेमस है, कौशी कॉरिडोर के लिए फेमस है। उसके बाद क्या है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ये आपको पता करना है कि जो एस एल सी आर होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। फिर क्या है, यह प्रयोगशाला, ये प्रयोगशाला मतलब एलसी, जो एल एस एल सी आर है, जो भारत और डेनमार्क के बीच खुली गई है, यह प्रयोगशाला किनके बीच की इतनी अच्छी अनोखी पहल है। तीन पक्ष है इसमें, कौन है, भारत सरकार है, आईआईटी बीएचयू है, एंड डेनमार्क सरकार है। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थ ईस्ट में कोई समझौता हुआ था, तो बोले थे इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल है, स्टेक होल्डर कौन कौन से है, तो भारत सरकार है, आईआईटी बीएचयू है, डेनमार्क सरकार है। एक क्वेश्चन ये है कि बीएचयू की स्थापना किसने की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, किसने की थी और कब की थी। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। फिर लिखा है तीसरे 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 किस नंबर, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, किस नंबर का है, तीसरा है, कि मेजबानी वर्चुअली, किस रूप में, वर्चुअली, किसके द्वारा की गई, क्योंकि भारत ने की है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने की है, भारत ने की है। ठीक है, भारत ने की है, क्या किया है, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, भारत ने की है। ठीक है, और किस माध्यम से की है, वर्चुअली माध्यम से किया है, किसमें किया है, वर्चुअली माध्यम से किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या है, अब सम्मेलन तो कर लिया, सम्मेलन का थीम भी है, सी थीम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीपीसीएस का आप ट्रेंड देखोगे तो थीम पूछने की, यूपीपीसीएस का ये रहता है कि हर साल किसी न किसी का थीम पूछता है। थीम क्या है, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, इसको 4 बार पढ़ना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर लिखा है थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, इस 32 पेज में जहां जहां के देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं उनकी लिस्टिंग आपको कर लेनी है। तो ठीक है, तो ये वहीं पर लिस्टिंग कर लेनी है इसकी। तो क्या कहा गया है, कुछ नहीं, क्या है, पेंटोगडान सिनावात्रा, कौन है, पेंटोगडान सिनावात्रा। अब आपको ये बताना है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है, किस देश द्वारा, किसके द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या किया गया है, मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। अब आपको ये बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा कैनबरा और मेलबर्न, ये किस, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कैनबरा और मेलबर्न किस तरफ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये आपको करना है, ये होमवर्क है आप लोगों का। उसके बाद लिखा है कि भारत किस देश के अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, किसके किसके यहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, न्यूजीलैंड, किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, उसके बाद लिखा है न्यूजीलैंड में भारत कहाँ कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा, कहाँ पे, ऑकलैंड एक शहर है। अब आपको ये देखना है मैप में कि ऑकलैंड की लोकेशन क्या है। ठीक है, ऑकलैंड की लोकेशन क्या है।
फिर क्या है, किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए। मेरा पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए पूछा था आप लोगों को, कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, वही ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पे खोला था गिफ्ट सिटी में, कहाँ पे, गुजरात में। किसने खोला था, ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालय, कौन कौन से विश्वविद्यालय है, डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोगंगोंग विश्वविद्यालय। ये यूपी पीसीएस 23 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, यूपी पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पांच कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो किस कारण से दिया है, व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, व्यापक हिंसक छात्र विद्रोह के कारण। अब आपको ये बताना है कि जो बांग्लादेश के मुक्तिदाता थे, ठीक है, बांग्लादेश के मुक्तिदाता का क्या नाम था। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल वाला 18वां देश कौन बना है, जर्मनी बना है। फिर लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसमें खुद लिखा है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसका मतलब किस देश से सम्मानित है, फिजी से। अब आपको ये बताना है कि फिजी मैप में कहाँ पड़ता है और फिजी की राजधानी क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। और फिजी हाल ही में किस चीज के लिए फिजी चर्चाओं में है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद क्या है कि यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का, यूनेस्को का जो विश्व विरासत समिति है उसके जो 46वां सत्र है, कौन सा सत्र है, 46वां सत्र है, उसका आयोजन कहाँ किया गया। अब आपको ये बताना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद क्या हुआ, 46वां सत्र कहाँ का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में, क्योंकि भारत में इसकी आयोजन हो रहा है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां 43rd स्थल कौन सा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ठीक है, अब आपको ये बताना है जो मोइदम्स है, मोइदम्स किस स्टेट में है, भारत के किस राज्य में है, और जो ये अहोम राजवंश था। ठीक है, अहोम राजवंश की स्थापना किसने की थी, और वर्तमान में अहोम राजवंश की सीमा मतलब किस राज्य में है। ठीक है, फिर क्या है, हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पे है, 21वें स्थान पर है। इससे एक होमवर्क ये है कि हेलने पासपोर्ट सूचकांक साल में कितनी बार प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये 1 वर्षीय होता है कि 6 माह का होता है कि 2 वर्षीय होता है, ये आप फिर से कमेंट सेक्शन में ये आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या, विश्व की सबसे शक्तिशाली एयरपोर्ट, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सॉरी, किसका बना है, किसका बन गया है, किसका बना है, सिंगापुर, सिंगापुर। अब आपको ये बताना है कि सिंगापुर राजधानी क्या है सिंगापुर की, और क्या सिंगापुर एशियान कंट्री में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये आपको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। फिर लिखा है, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी के लिए एडीपीसी एशियन डिजास्टर परफॉर्मेंस प्रिपेयरनेस सेंटर की बैठक में किसने 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की स्थापना संभाली है। इसका आंसर है भारत। जहां जब भारत नेतृत्व कर रहा है वो क्वेश्चन, वो करंट अफेयर्स आपके लिए वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको हम 2 स्टार देंगे। कहां पर, बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और किसने इसकी अध्यक्षता की है, भारत ने की है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, भारत ने की है। अब लिखा है, किसको एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एस्टोनिया, जो ये यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री अगर किसी देश का नियुक्त किया गया है और वो महत्वपूर्ण है, मतलब कोई महिला है या फिर कोई ऐसे समाज से आती है जहां पर वैसे लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो एस्टोनिया का प्रधानमंत्री किसने किया है, क्रिस्टन मिशल। अब आपको ये बताना है कि एस्टोनिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है और एस्टोनिया की राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत के पहले समुद्रीपारी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार। कहाँ किया गया है, मॉरिशस में। कहाँ किया गया है, मॉरिशस में। अब आपको ये बताना है कि जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसमें क्या मॉरिशस पार्ट है, मॉरिशस क्या इस देश इसमें शामिल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। किसको, किसने क्या, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, किसने, किसे, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर। देखो इंडिया का है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड क्राफ्टर काउंसिल है, ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ है, अगर कहीं इसका ऑफिस है तो वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और किस राज्य में, श्रीनगर में।
अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? कितने हैं? 4। चौथा है श्रीनगर, मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक। एक मैप बना के वहीं पे आप इसको नोट डाउन कर लें, ये आपका बहुत काम आएगा। फिर है किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय? ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के सिक्के जारी किए गए हैं। किसको मिला है सोने के सिक्के? किसके नाम से जारी किए गए हैं? शाहरुख 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 खान, जो भारतीय एक अभिनेता है बॉलीवुड के। कहाँ से? पेरिस, फ्रांस। तो जो डेविड वैक्स संग्रहालय ये कहाँ पे है? पेरिस में है। उसके बाद क्या है? केंद्रीय वित्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशस में। ठीक है, अब ये तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये प्री का है, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन है। अगर भारत और मॉरिशस से संबंध पूछ लिया जाए तो एक देखो ऊपर मैंने बताया था जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, और दूसरा ये क्वेश्चन। ये मेंस के स्तर, मतलब आप जब करंट पढ़े तो उसको मेंस के स्तर से भी देखते रहे कि मेंस में हम कहाँ इसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, मैं होता तो आईआर के पेपर में ये दोनों पॉइंट लिख लेता। ठीक है, उसके बाद क्या है? गेमी टाइफून। अभी टाइफून में पिछले लेक्चर में भी एक टाइफून के बारे में बात हुई थी, फिर यहाँ पे गेमी टाइफून आ गया कि हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस। फिर इसमें एक क्वेश्चन है, टाइफून किस किस देशों में आते हैं? ठीक है, और गेमी टाइफून का उद्भव जो हुआ है, उद्भव हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है। किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सही से इसको कर लिए यहीं पे तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर देश कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी हम जलवायु अडेप्ट ऐसी पॉलिसी लाएं। तो कौन सा देश बना है? पहला बना है, पहला है जो इम्पोर्टेंट है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। अब आपको ये बताना है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन है और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, और ब्रिक्स का जो होने वाला अगला सम्मेलन है वो किस देश में होगा? ये तीनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक सूफ बने हैं। कौन बना है? डिक सूफ बने हैं। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, जहां पहला आए वो इंपॉर्टेंट है, जहां पहला आए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला देश कौन बना है? पहला देश बना है डेनमार्क। डेनमार्क कौन बना है? पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान के विशेष दूतों स्पेशल एनवाय की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा। दोहा कहाँ पे है? कतर में। ठीक है, वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशियन, अभी पहले इस पे चर्चा हो चुकी है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन है? भारत है। अभी भी ऊपर इस पे चर्चा हुई है। ठीक है, अभी ऊपर चर्चा इसकी हुई है, ये देखो यहाँ पे चर्चा हुई है। ठीक है, कौन है? भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल। अब आपको ये बताना है कि पिछले 1 सालों में हम भारतीय प्रधानमंत्री को कहाँ कहाँ के नागरिक सम्मान से, किस किस देश के नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, उसकी हायरार्की क्या है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। फिर क्या है? पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? ठीक है, जोस राउल मुलिनो। ठीक है, जोस राउल मुलिनो बने पनामा के। अब आपको ये बताना है कि पनामा जो है, पनामा की लोकेशन क्या है और पनामा कैनाल किन दो देशों के बीच है और किन दो समुद्रों को जोड़ती है। ठीक है, फिर क्या है? भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस, कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? कहाँ हुई? जिनेवा में। अब आपको ये बताना कि कोलंबो प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, और जिनेवा, जो जिनेवा है ये किस देश में, किस, जिनेवा जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ई दृष्टि के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर से पहले 2 लेक्चर इस संबंध में आ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चौथे पेज से ई दृष्टि के। ठीक है, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक जो नाटो है, ठीक है, नाटो है, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। ये कहाँ से संबंधित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। ठीक है, कौन है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है। कौन है? मार्क रूट है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। इन्हें नाटो का महासचिव नियुक्त करने का अभी ठाना गया है कि ये बनेंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि नाटो का पहला अध्यक्ष कौन था। ठीक है, ठीक है, पहले महासचिव जो मार्क रूट से पहले महासचिव कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ठीक है, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अल्वर
कि लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, किसने जताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अब आपको ये बताना है कि जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ये किस देश में है। ठीक है, और जो तिरुमंगई अलवर थे, अलवर संत क्या होते हैं ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। और कितनी पुरानी मूर्ति है? 500 पुरानी मूर्ति है। उसके बाद है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन के गठन की घोषणा की है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BFA की स्थापना की है। किसने की है घोषणा? अमेरिका ने, भारत ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने और यूरोपीय संघ ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इसको गूगल करके देखना है कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कि भविष्य में क्या क्या पूर्ति होगी। ठीक है, फिर क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2024 किसने जारी किया? वेरी वेरी देखो, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जितने भी सूचकांक जारी किए जाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस का ट्रेंड रहा है कि WEF, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जितनी भी इसकी रिपोर्ट आती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा किस कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अब देखो, वैश्विक ऊर्जा संगम सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन, 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 याद रखना है स्वीडन। अब आपको टॉप 3 बताना है, टॉप 3 बताना है। और भारत की क्या रैंकिंग है ये तो यहाँ पे लिखा है। इसको एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखो कि भारत का स्थान क्या है? 63वां है। जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि जब बार बार आप याद लिखोगे कमेंट सेक्शन में या किसी को आंसर दोगे तो वो चीज याद रहती है। ठीक है, फिर क्या है? मर्सर द्वारा, मर्सर एक संस्था है, जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। हांगकांग कौन सा शहर है? हांगकांग है। अभी बताओ, भारत का कोई क्या भारत का कोई शहर टॉप 20 में शामिल है? भारत का कोई शहर आपको बताना है, शहर टॉप 20 में शामिल है कि नहीं शामिल है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर है 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अपुलिया, इटली। इटली में किया गया। कहाँ पे? अपुलिया जगह है। अब आपको ये बताना है क्या G7 में भारत शामिल है कि नहीं शामिल है, और जो G7 के देश है वो कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताएं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? मैंने पहले ही बोला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जितने भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग हमेशा याद रखिए। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। फिर क्या है? विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला कौन सा, पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 134 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सब लैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है? थाईलैंड। उसके बाद क्या है? पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार किया है? कहाँ पे? स्लोवाकिया। अब बताना है आपको स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? स्लोवाकिया यूरोपीय कंट्री में, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो किस ओर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जूडिथ सुमिनोवा टुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? जूडिथ सुमिनिया टुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कहाँ की? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ चुका है। ठीक है, तंजानिया की महिला राष्ट्रपति बनी थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। 3 स्टार क्वेश्चन है ये। जूडिथ सुमिनोवा टुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। रट लो ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई का नामित किया है? किसे नामित किया है? केन्या को। कहा किया है? किसको किया है? केन्या को किया है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? किसको निर्वाचित किया है अस्थायी सदस्य के रूप में? किसे नियुक्त किया है, निर्वाचित किया है? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। किसे किया है? सोमालिया, पनामा और किसको? न्यूयॉर्क को। किसे किया है? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। उसके बाद है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहा किया गया? सैन डियागो। सैन डियागो कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किसे क्या हुआ? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए। ठीक है, आप ये बताइए क्या भारत टॉप 100 में भारत की कोई यूनिवर्सिटी है? भारत की कोई यूनिवर्सिटी है? अगर है तो कौन सी है? नहीं है तो टॉप 20 में कोई है? टॉप
200 में, सॉरी, तो आप 200 में कोई है, अगर है तो उसका नाम बताइए यहाँ पे। फिर है सांग्रीला, सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जीएस आपकी जो आईआर का सेशन होता है उस मेंस में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सांग्रीला संवाद। ठीक है, 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर। आपको ये बताना है जो ये सांग्रीला संवाद होता है क्या प्रत्येक वर्ष होता है कि 2 वर्षों में एक बार होता है? ठीक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? कहाँ की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वाले वाल बनाने की योजना घोषणा की है? इसमें क्या है? 6 देशों ने। कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। अब आपको ये देना है, देखना है ये जो 6 देश है इनकी लोकेशन क्या है, इनके आसपास बाउंड्री लगती है, कोई यहाँ पे कोई नदी है, ठीक है, कौन कौन सी है, कोई संधि है, जलडमरू मध्य है। तो मेरे कहने का मतलब है ये 6 देश है ना, इनकी भौगोलिक स्थिति आपको देख लेना है। ठीक है, प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? काजा टीएफसीए। अब आपको ये बताना है टीएफसीए क्या होता है। ठीक है, टीएफसीए क्या होता है? ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है टीएफसीए क्या होता है। फिर क्या है? पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस, पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया। किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन। अब आपको बताना है कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टाइम्स ऑफ सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? 3 कंपनियां शामिल है। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब इसमें ये बताना है कि रिलायंस इंस्टीट्यूट जो है, इंडस्ट्री जो है, इसे महारत्न है कि नवरत्न है? ठीक है, आपको ये बताना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला है, क्या है? पहला विश्वविद्यालय है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 24 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किसे मिला है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में? भारतीय मूल के अनीश कपूर, अनीश कपूर जो कहाँ रहते हैं? लंदन, यूके में रहते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 24 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 176वां। मेरे बहुत बुरी स्थिति है। अब आपको ये बताना है कि टॉप 3 में कोई देश शामिल हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और कौन सी एजेंसी इसे जारी करती है इस इंडेक्स को, आपको ये बताना है। ठीक है, और पिछले साल भारत की रैंकिंग क्या थी? किस देश ने विश्व विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? इसने किया? यूक्रेन ने किया है। एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी, विक्टोरिया सी क्या है? अगर पूछ लिया गया कि विक्टोरिया सी क्या है, तो आपको क्या बताना है? एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता है। क्या है? डिजिटल प्रवक्ता है। किसने जारी किया? यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली? कहाँ के? ताइवान के। फिर है हिदाया चक्रवात। ठीक है, हिदाया चक्रवात मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ठीक है, अब हिदाया चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो इसमें तंजानिया प्रभावित हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडम, नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। भारत और किस देश ने चाबहार, चाबहार में शाहिदा बहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते प्रस्तावित किया? किसने? ईरान। अब ये बताइए कि जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट की आप लोग एक बार लोकेशन जरूर देखिएगा। ठीक है, चाबहार पोर्ट की किन भारतीय कृतियों के यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल लिस्ट में शामिल किया गया है? किन भारतीय कृतियों को? तो रामचरितमानस वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिखित को। अब आपको बताना है कि रामचरितमानस की रचयिता कौन है, पंचतंत्र की रचयिता कौन है, और सहृदय लोक लोचन किसने लिखी है। फिर है किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी विश्व आर्थिक मंच से संबंधित रिपोर्ट है उनकी कौन कौन जारी करता है, भारत की स्थिति क्या है, ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद है यात्रा और पर्यटन सूचकांक में समग्र रैंकिंग भारत का स्थान कौन सा है? 39वां है। कितना? 39वां है। टॉप पे कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है? और किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस, मार्कोर दिवस वेरी इंपॉर्टेंट। 24 मई को क्या बनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्षता ग्रहण की? अब आपको ये बताना है कि कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है, और भारत ने अध्यक्षता किस अवधि के लिए की है? 24 और 26 के लिए। ठीक है, एक और लेक्चर के साथ आपका स्वागत है। ये दृष्टि करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ। इस वीडियो में हम कम से कम कोशिश करेंगे कि 1-2 पेज और हो जाए। ठीक है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? ठीक है,
किसके राष्ट्रपति के रूप में? लिथुआनिया के। कौन हुआ है? गीतानास नौसेदा। अब आपको ये बताना है कि लिथुआनिया की राजधानी क्या है। दूसरी चीज क्या है, अभी भारत ने लिथुआनिया के साथ सेमीकंडक्टर के लिए वो समझौता किया है, वो क्या है? ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। फिर दूसरा है, मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? किससे किए हैं ये? इक्वाडोर के साथ। ठीक है, अब ये बताइए कि इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है, ठीक है, उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेक्सिको की राजधानी क्या है? ये दो क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, फिर क्या है, टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में, ठीक है, टाइम्स की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो कितनी बनाई है? 17 अप्रैल की न्यूज है, 8 लोगों ने बनाई है। कितनी बनाई? 8 लोग। किसने? अजय बंगा ने, सत्येंद्र, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंका नटराजन और जिगर साहब। ठीक है, अब इसमें तो आपको बताना है कि पहले नंबर पे कौन है, ठीक है, टॉप पे कौन है, और पहली महिला टॉप पे कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद क्या है, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज क्या है, मैचिंग में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि 50 ज्वालामुखी दे दिए, किस देश में है, किस महाद्वीप में, ये पूछा जा सकता है। तो दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यूपी पीछे रोज पूछता है कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? साइमन हैरिस। कितने वर्ष के हैं? 37 वर्ष के। ठीक है, उसके बाद है आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्सन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको लिस्टिंग कर लेनी है। उसके बाद क्या, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश, कौन सा देश है? हैती, ने से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? कौन सा देश से? हैती से। किसने किया है? भारत सरकार ने किया है। कौन सा मिशन है? ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिस्टिंग कर लीजिएगा, 32 पेज में जितने भी ऐसे ऑपरेशन मिलेंगे भारत सरकार के, इन सबकी एक जगह पे आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बनाया? किसको बनाया? भारत को। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बताना है कि जो आईटीयू है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके अध्यक्ष या महासचिव का क्या नाम है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताइए आप लोग। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? कहाँ पे? पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन बने। अब आपको ये बताना है कि जो सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो है ये कहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट नीमो ये है, कहाँ पे है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो, पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्मता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सिबिलिटी। दुर्मता का मतलब जहाँ पहुंचना मुश्किल हो। ठीक है, फिर है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो, किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अब मैंने पहले वीडियो में बोल रखा है कि पूरी लिस्टिंग कर लीजिएगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनको कौन कौन सा सम्मान मिला है। लोकतंत्र के तीसरा शिखर सम्मेलन, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ हुआ? सियोल, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? विश्व का पूछा गया, कौन है? एलन मस्क है। अब इसमें ये बताइए कि कोई भारतीय शामिल हुआ है, अगर भारतीय कोई शामिल हुआ है उसका नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है और किस रैंक पर हुआ था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। ठीक है, ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, इसको संवैधानिक दर्जा देने वाला, इनके साथ जो विवाह होता है उनको संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन था? ठीक है, किस देश में विश्व की पहली, देखो पहली है इंपॉर्टेंट हो जाती है, 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? कहाँ पे किया गया? सऊदी अरब में। अब आपको ये बताना है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? किस विश्वविद्यालय ने किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने किया है। ठीक है, इसे क्वेश्चन मैंने पूछा था पहले, फिर पूछ रहा हूँ। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में क्या मॉरिशस शामिल है? ठीक है, और मॉरिशस की जो सीमा है वो किस किस देशों से लगती है? दो क्वेश्चन आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टफ।
अब आपको ये बताना है फिनलैंड की जो सीमा है नॉर्वे, स्वीडन, रूस, क्या तीनों से टच करती है कि किनसे टच करती है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन, यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना, सबसे लास्ट कौन है, कोसोवा। अब आपको बताना है कोसोवा, जो कोसोवा है इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, और इसका संबंध सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार से कैसे है, सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, इसमें से किसी एक का है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है, मॉरिशस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत से संबंधित है और मॉरिशस जो हमारे हिंद महासागर का एक देश है उससे संबंधित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय भेषज संहिता, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, भेषज संहिता मानकों कौन बना, निकारागुआ। निकारागुआ, निकारागुआ किस लिए फेमस है ये आपको लिखना है, किस लिए फेमस है और इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, और इसकी लोकेशन मैप में क्या है। ठीक है, किस ये कॉन्टिनेंट पर पड़ता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर लिखा है भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड, किसके लिए हुआ है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ, किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, पहले से हुआ है। अब इसमें क्या क्या करना है आपको, इसे जारी कौन करता है, जारी कौन करता है। ठीक है, और टॉप 3 कौन कौन से, इसकी लिस्टिंग आपको कर लेना है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएलओ कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश को बना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला एशियाई देश पूछा है कौन है, फिलीपींस है। अब फिलीपींस, ये बताओ फिलीपींस में ज्वालामुखी और भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं ज्यादा क्यों होती है, भूकंप क्यों ज्यादा आते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, इंडेक्स एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड स्टार, 3 स्टार। इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहाँ हुआ है, भारत में इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद है इस सम्मेलन में कौन सा संस्करण है। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा संस्करण है, ये तो दूसरा संस्करण इसका है, किसका, इंडेक्स का। अब ये बताइए जो इंडेक्स है इसका कोई फुल फॉर्म है, तो ये एक वॉल्यूम है, इसकी जो इसके कौन कौन से देश इसमें शामिल है, या इसका उसका पूरा मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। अब देखो नीचे दिया ही है, इंडेक्स एक्स का पूर्ण रूप क्या है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भारत और अमेरिका बीच जितने भी रक्षा संबंध हैं उनको कैसे अच्छा माहौल दिया जाए और उसमें तेजी लाई जाए। ठीक है, किस देश में चक्रवात किरली भारी तबाही मचाई, किरली, किरली कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब कैसा चक्रवात था, किसका कैसा था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तो ऐसे पूछ सकता है कि हाल में ही चर्चा में रहा किरली चक्रवात किस देश से संबंधित है, तो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको ये बताना है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर से संबंधित है कि पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति, कहाँ कौन सा देश है, अफ्रीकी देश है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति के पद किसने ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया, जोसेफ बोगोई। कहाँ, जोसेफ बोगाई ने। ठीक है, अब ये बताइए एक हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला इन द सेंस ये एक आतंकवादी संगठन है, इसका संबंध कहाँ से है, ये आपको क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, और ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे, युगांडा में। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कौन सा हुआ, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, लीविंग नो बिहाइंड, कोई पीछे ना छूट जाए, कोई पीछे ना छूटे। इसका मतलब क्या है, इस किसका भावना है, अंत्योदय की भावना है। तो ये जो इसका केंद्रीय विषय है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस सम्मेलन का प्रतिभागी कौन है, तो G77 सदस्य देश एवं चीन। अब आपको ये बताना है कि G77 में मुख्य मुख्य देश कौन से हैं। ठीक है, और क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया, किस देश के 3 शहरों ने। अब क्या है, कनाडा के 3 शहरों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 3 शहर कौन कौन से हैं, ब्रैम्पटन है, रोकेविले है और ब्रेंटफोर्ड है। फिर है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, बर्नार्डो एरेवेला। अब आपको बताना है ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है और क्या ये लैटिन अमेरिका देशों की
देश में पड़ता है, ठीक है, ये आपको कहना है। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की, कहाँ पे की? यूएई में, क्योंकि यूएई के विषय के भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं, तो ये चीजें आसानी से हो जाती हैं जब द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होते हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पेज में क्वेश्चन हो रहा था, एक ये क्वेश्चन है, गैब्रियल अल्टर। कौन है? गैब्रियल अल्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार क्वेश्चन। उसके बाद है, किस देश ने भारत में हरित ईंधनों का गठबंधन किया? अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल की घोषणा की डेनमार्क ने। अब आपको किसके साथ की है? भारत में की है। अब आपको ये बताना है कि ग्रीन फ्यूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, ग्रीन फ्यूल्स होता क्या है और कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, जो जीएफआई है, इसका मतलब क्या होता है? तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसके साथ अभी किया गया है? डेनमार्क के साथ किया गया है। किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ किया गया है, ठीक है। सक्सेस मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया? चाड के, चाड किसका, कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। शेख मोहम्मद सबा सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश का शेख मोहम्मद को किया गया? कुवैत का, ठीक है। कुवैत की राजधानी क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो, नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक अन्य लेक्चर के साथ। अब आठवीं का जितना भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। आर्थिकी का जो भी मामला है उसमें क्या होता है कि आर्थिकी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो हम आर्थिकी देखेंगे, ठीक है। आर्थिकी, अब लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। कौन सी जगह है? अमरावती है। अब आपको ये बताना है कि यूपी में वो कौन सा स्थान है जहाँ पे पीएम मित्रा पार्क खोला गया है, ठीक है, पीएम मित्रा। दूसरी चीज क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। और जब ये योजना आई थी तो इस योजना में कितने पीएम मित्रा पार्क खोलने की बात की गई थी? दूसरी चीज क्या है कि पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे खैर दिया है, लेकिन आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा एक बार, इससे चीजें याद होती रहती है, ठीक है। तो क्या है, क्या होता है मतलब? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पदों की स्थापना की? 7। देखो सब क्वेश्चन में आंसर मिल जा रहा है, कहाँ कहाँ? विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब आपको ये बताना, लखनऊ में क्या केवल लखनऊ में है या फिर किसी अन्य जिले में भी है? तो कहाँ का है? हरदोई, हरदोई प्लस लखनऊ, ठीक है, ये मैचिंग के लिए आ सकता है। फिर अमरावती महाराष्ट्र, ये हो गया। फिर क्या है, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? किसका? जो चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक है और एक्सपो है, इसका किसने किया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किया। किस मंत्रालय द्वारा? अब इसको ये बताना है कि इसके मंत्री कौन है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री कौन है आपको ये बताना है। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जारी किया गया? कौन सा जारी किया गया? किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जारी किया गया? कौन, किसने जारी किया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? जो ये विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना, ठीक है, ये इसका मतलब है। 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार क्वेश्चन, ये नोट कर लेना है। 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। कब के? 3-4 सितंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस सम्मेलन में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया? 3rd स्टार क्वेश्चन, स्टेटमेंट में दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसने? लैब मित्र। अब आपको क्या करना है, लैब मित्र के बारे में एक बार थोड़ा देख लेना है कि लैब मित्र होता क्या है, ठीक है। ऑनलाइन में तो पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी में। कहाँ की गई? वाराणसी में, ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया? किसने किया? जितिन प्रसाद जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। अब आपको ये बताना है जो IPHEX होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नाइट फैग द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? कौन है? मनीला। ये कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की। 26% वार्षिक वृद्धि इसमें देखी गई है। फिर है कि प्राइम ग्लोबल जो सिटीज इंडेक्स जिसमें मनीला ने टॉप किया है, ये जो Q2 क्वार्टर 2 में द्वितीय स्थान कौन सा शहर है? वेरी इंपॉर्टेंट, मुंबई। ये इंडिया का शहर है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है आप लोगों के लिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MSOP किस वार्षिक शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इस पुस्तिका में कौन कौन सा संस्करण जारी किया गया? कौन सा संस्करण है? तो इसका कौन सा संस्करण है? इसका 25वां संस्करण है।
ठीक है, इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 तक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं में कितनी होगी? 952/1000 अब आपको ये बताना है कि जनगणना 2011 हुई थी, जनगणना 2011 में भारत में लिंगानुपात कितना था? एक क्वेश्चन ये भारत में लिंगानुपात, दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? आपको कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, अब क्या है, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? कितना है? 152.2। अब आपको ये बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या थी? ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। किस देश को की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? बिम्स्टेक का व्यापार पहला हो रहा है, तो किसके अध्यक्ष में? भारत की। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वैसे बिम्स्टेक की भारत की नजर में बिम्स्टेक देशों के संबंध ज्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ? भारत की मेजबानी में हुआ। वर्ष 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी थी? वॉलमार्ट की। आपको ये बताने की वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो वर्ष 2024 में फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हुई? 9 हुई। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। ऑल वर्ल्ड कितनी रैंकिंग है इसकी? 86 स्थान है और भारत में प्रथम है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? हरियाणा है। ठीक है, अलौह धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर है। अब आपको दोनों जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसकी रैंकिंग आपको नोट करनी है कमेंट सेक्शन में और बताना है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है, भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, ये नोट डाउन कर लेना है। सबसे ज्यादा कौन है? दूसरे कौन है? तीसरे कौन है? चौथे कौन है? डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, 8वें स्थान पर होगा। अब ये बताना है कितने परसेंटेज भारत जो वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात है, कितने परसेंट भारत उसमें भागीदारी करता है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? थर्ड 3 स्टार क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। ठीक है, कौन देश है? कौन सा राज्य है? सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य, ये अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 75 जनपद ऐसे दिए जाते हैं, पता चलता है कि अपना प्रदेश है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3rd स्टार क्वेश्चन, किस राज्य में, किस राज्य है, कौन सा राज्य है? उड़ीसा ने क्या किया है? चावल एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, और भारत में पहला राज्य जो चावल एटीएम लॉन्च किया है। इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? इस एटीएम का नाम जो उड़ीसा में खोला गया है, क्या नाम है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। जैसे पैसे निकलते हैं वैसे अब अनाज निकलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। टेक्नोलॉजी का कैसा प्रयोग हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है उस चीज का। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? कौन सा पत्तन है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में आपको इसको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक को, मसौदे को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश को बनाना है ना, तो कौन सी? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून इन द सेंस उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विधेयक जो है, इसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? कौन सा बना है? चौथा। इससे पहले कहाँ कहाँ हो चुका है? गुजरात में, कर्नाटका में, राजस्थान में। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पहले बहुत पीछे थे, अब कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? यूपी में आ रहा है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री जी होंगे। अब आपको इसको पढ़ लेना है कि निर्माण क्षेत्र बोर्ड क्या होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है? किसने किया है? आरबीआई ने। किसके साथ? प्रोजेक्ट नेक्सस नाम है इसका, प्रोजेक्ट नेक्सस। 4 आसियान देश है। अब चार्ज कौन कौन से हैं इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसके लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ उसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें देता है। ठीक है, जो ये केंद्रीय बैंक के साथ समझौता हुआ है। अब क्या है? अब है स्मृति तथ्य। 2 दिसंबर 2024 को
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग का गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। कौन कौन से शामिल होंगे? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, सचिव जी होंगे, विधि कार्य विभाग के सचिव विधायी विभाग के होंगे, 5 अंशकालिक सदस्य होंगे। अब विधि आयोग मेन क्या है? विधि आयोग कौन सा विधि आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मेन ये है, कितने सदस्य होते हैं ये है, ठीक है, और कार्यकाल कब तक है, ठीक है, और न्यायमूर्ति कौन से इनके विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 22वें के कौन थे? ऋतुराज अवस्थी जी। 23वें के कौन है? ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है। अब है डिजिटल कृषि मिशन, ठीक है। डिजिटल कृषि मिशन भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की घोषणा की गई। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 24 में वित्त मंत्री द्वारा केंद्र सरकार राजस्थान अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करने का बात कही गई, ठीक है। इसलिए कितने जिलों में होगा? 40 जिलों में होगा, और इसके लिए खरीफ डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए होगा। कितने किसान इसमें आच्छादित होंगे? 6 करोड़ किसान आच्छादित होंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कृषकों की आय को दुगुना करने का, इससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर स्मरणीय करके 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। इस मिशन में कितना वो है, आउटले है कितना? 2877 करोड़ रुपए, और केंद्र का हिस्सा कितना है? 1940 करोड़ रुपए है, ठीक है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में करेगा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब बातें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। डेटाबेस को अलग अलग चीजों, ये मेंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मेंस पेपर 3 से संबंधित है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पेपर 3 के लिए, ठीक है। फिर डिजिटल कृषि मिशन क्या होता है, इसकी लिस्ट है, ये भी मेंस का है, ठीक है। मेंस का है, मेंस के पेपर 3 से संबंधित है ये सब चीजें, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही तक, फिर अन्य लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण है। तब तक नमस्कार दोस्तों, एक अन्य लेक्चर के साथ आपका स्वागत है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए 2021 में क्या किया गया था? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम लाया गया था, ठीक है, जिससे भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जा सके, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सेमीकंडक्टरों के लिए भारत में एक इकोसिस्टम बनाना है, और इसका मेन बजट कितना था? 76,000 करोड़ रुपए था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? जो अर्धचालक एवं डिस्प्ले निर्माण के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में जो कंपनियों की विश्व स्तर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर विश्व की कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी आए जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है, तो भारत में वैसा एनवायरमेंट बनाया जाए जिससे यहाँ पे सेमीकंडक्टर का उत्पादन हो सके, ठीक है। और इसके लिए क्या जारी किया गया? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र प्रभार बिजनेस है, ठीक है। इसमें स्मरणीय तथ्य है वो क्या है? देखिए, 2 सितंबर 24 को केंद्र सरकार ने साड़क कहाँ की है? गुजरात में एक अर्धचालक इकाई सेमीकंडक्टर को स्थापना को मंजूरी दी। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में कि हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पे एक अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो उसका आंसर क्या होगा? साणंद, गुजरात, ठीक है। उसके बाद क्या है? याद चालक इकाई कॉयंस, इसमें किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कॉयंस सेमी कॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा, और ये कहाँ की कंपनी है ये आपको बताना है, ठीक है। कितना बजट इसका है? 3300 करोड़ रुपए का निवेश है। इस इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है? 60 लाख चिप्स प्रतिदिन है, ठीक है। इसके पूर्व 2023 में केंद्र सरकार ने सांगर गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना है, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी। अब दोनों को बताना है, जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है ये किस देश की कंपनी है, और जो कॉयंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड है किस देश की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना कहाँ पे की गई? फरवरी में, वहीं पे की गई सारद में, ठीक है। सारद में की गई, और कुछ अलग की गई, जिसमें धुलेरा है पहले, और दूसरा क्या है? धुलेरा के बाद असम की अर्धचालक इकाइयां, और तीसरा क्या है? साणद गुजरात की अर्धचालक इकाइयां, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब भारत अमेरिकी साझेदारी क्या है? देखिए, 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अर्थात इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अब ये बताना है कि इंडियन सेमीकंडक्टर जो मिशन है ये कब लॉन्च किया गया? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है? इस साझेदारी का उद्देश्य क्या था? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। अब ये क्या है? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोर्स का सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत किया गया। अब ये आपको बताना है कि चिप्स क्या है, ये इसका मतलब चिप्स ही होता है कि चिप्स का कोई एक्रोनिम से इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको बताना है। अब दूसरा समाचार है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। देखो, संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और तब सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, ठीक है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कानिया थे, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद इसकी हीरक जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 28 जनवरी 2024 को जब हीरक जयंती मनाई गई, तो इसको बोलते हैं डायमंड जुबली ईयर। ठीक है। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ है। कब है? 28 जनवरी 2025 को 75 वर्ष हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय को बनते हुए। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है? अब 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण अनावरण किया, मतलब इसका इंसिनिया किया, अनावरण किया, उद्घाटन किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर ध्वज के न्यायालय भवन को सुनहरा से किया गया है। गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र का स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण जगह एक वृत्त के द्वारा घेरा गया, जिसके निचले भाग में ये इंपॉर्टेंट है, यतो धर्मस्ततो जया। ये पूछ लेगा कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज आया है, उसमें कौन सा संस्कृत का श्लोक लिखा है? तो यतो धर्म स्ततो जया इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जहां धर्म है वही जीत है। ठीक है। हमारी न्यायपालिका में सबका विश्वास है, इसीलिए जहां धर्म है वही जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रार्थक चिन्ह, जो ये नया प्रतीक चिन्ह है, उसके रूप में कार्य करेगी। ठीक है। एक डाक टिकट जारी किया गया। उसके बाद क्या है? अब क्या है? वरवर वंदन का शिलान्यास किया गया। वर्तमान में भारत में कुल कितने पत्तन है? महापत्तन मेजर पोस्ट कितने हैं? 12 है। अब आपको बताने हैं कि ये 12 महापत्तन कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है। उनके नाम क्या है? सबसे पहला पत्तन क्या था? सबसे गहरा पत्तन क्या है? ठीक है। टाइडल बंदरगाह हमारे यहाँ कौन सा है? ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है। उसके बाद यह पत्तन कहाँ पे है? जो ये आपका वड़वड़ पत्तन है, कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। इसकी स्थापना कब हुई? 19 जून 2024 को इसकी स्थापना की स्वीकृत की गई। और कितना बजट इसमें था? 76,220 करोड़ का बजट था। ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? देखो, बीपीएल, जेएनपीए, एमएमबी, और हिस्सेदारी कितनी कितनी है? 74% है। ग्रीनफील्ड ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। किसमें? ग्रीनफील्ड के डीप ड्राफ्ट मेजर कोड। ठीक है। भारत के सबसे गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़े गहरे जल पत्तन है, तो अब ये आपको बताना सबसे गहरा जल पत्तन भारत का कौन है। ठीक है। ये विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक है, इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के 12 महापत्तन कौन कौन से हैं। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराज, चेन्नई, बीओ, दीनदयाल, मुंबई, जवाहर, मुरगांव, नोमालूर। ये आपको एक बार याद करना है किस राज्य में है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? यह चौथा संस्करण है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक और एस&पी ग्लोबल मार्केट जारी करता है। ठीक है। शेष 20 स्थानों में 13 स्थानों पर इस क्षेत्र के पतन शामिल होते हैं। ठीक है। चीन टॉप पर है इस सूची में, लगातार दूसरे बार चीन का यांगशान पत्तन प्रथम स्थान पर है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जारी हुआ है, उसमें किस बंदरगाह को प्रथम स्थान मिला है? तो कहाँ मिला है? कौन सा मिला है? यांगशान पत्तन को मिला है। ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 100 टॉप के पत्तन है, उसमें भारत के 9 पत्तन शामिल है। तो ये अच्छी चीज है भारत के लिए। और पहले नंबर पे कौन है? अगर भारत की श्रेणी में देखा जाए तो विशाखापत्तनम है, जो ओवरऑल 19वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। ठीक है। तो ये पूरा जारी कर दिया गया है। ठीक। भारत की कितना है? विशाखापत्तनम, मुद्रा, पीपावार, कमराज, ये सब चीजें हैं। ठीक है। अब क्या है? एनआईसीडीपी 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दिया है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा प्रोग्राम है। ठीक है। अब स्मार्ट शहरों के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। उसके बाद क्या है? 12 औद्योगिक नोडल शहरों की स्थापना की जाएगी। 18 राज्यों के विस्तृत होंगे। ठीक है। 11 शहर जो हैं जहाँ पे ये एनआईसीडीपी का कार्यक्रम होगा, विकसित किया जाएगा, उसमें 12 शहरों के नाम यहाँ पे है। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है। विकसित जो 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि कहीं पूछ ले। एकीकृत पेंशन योजना क्या होती है? अब क्या किया है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। इसको सरकार ने मंजूरी दी है। इस नई योजना के अंतर्गत कितने कितने लोग आएंगे? अभी के सरकार के कर्मचारी आएंगे। कितने कर्मचारी आएंगे? 23 लाख कर्मचारी आएंगे। और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इसे लागू करते हैं कि नहीं लागू करते हैं। ये क्या है? ये जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, उसके स्थान पर अब यूपीएस में स्विच करने का एक मोस्ट वन टाइम ऑप्शन होगा। ठीक है। और राज्य कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया गया, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन बना है? ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और पहला राज्य कौन बना है, ये ध्यान रखिएगा। कब मंजूरी मिली? 24 अगस्त 2024 को। कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। ठीक है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। जो अंतिम 12 महीनों का आपका औसत मूल वेतन होगा, उसको 50% के समतुल्य मिलेगी। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 25 साल की आपको सर्विस होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या है? न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे।
किससे कम पेंशन के लिए 10 वर्ष, और जो इस सुविधा का लाभ है कि 12 महीनों के औसत का मूल वेतन का 50% होना चाहिए, इसके लिए 25 वर्ष की सर्विस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसी में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की बात की गई कि जो निधन से पहले जो प्राप्त पेंशन हो रही है उसका 60% की समतुल्य राशि दी जाएगी। ठीक है, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की, जो मैंने पहले बताया कम से कम 10 वर्ष की सेवा तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई पूरी यूपीएस की। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रेजुटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि या लमसम अमाउंट के लिए पात्र होंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना कि लमसम अमाउंट क्या होता है। ठीक है, यूपीएस के कारण के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन मूल वेतन, ठीक है वो बात हो गई। एनपीएस वात्सल अवैध बच्चों की नई पेंशन योजना, अब ये जा सकता है कि हाल में ही चर्चा में रहा एनपीएस वात्सल्य क्या है। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य क्या है, ठीक है उसके बारे में पूरा है क्या है, सब्सक्राइबर का न्यूनतम 1000 रुपए का योगदान होना चाहिए। इस योजना के तहत माता और अभिभावक के द्वारा अभिभावक को अंशदान किया जाएगा, या एक समान एनपीएस खाता है। ठीक है, यही सब बातें हैं। फिर है एनआईआरएफ, इंडियन, अब एनआईआरएफ क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत कब हुई थी, 2015। एनआईआरएफ की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। ठीक है, 2015 में। पहला संस्करण कब आया, 2016 में। क्या चीज ध्यान रखनी है कि किसने जारी किया है, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जारी किया है इंडिया रैंकिंग 2024। ठीक है, अब सबसे टॉप पे कौन है, यह रैंकिंग नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में जारी किया गया। कहाँ जारी किया गया, भारत मंडपम में जारी किया गया। कौन सी संस्करण है, नवा संस्करण है। 8 श्रेणियां हैं। ठीक है, ये श्रेणियां आप देख लीजिए, 8 श्रेणियां हैं। 3 नई श्रेणियां जोड़ी गई है। 3 नई श्रेणियां राज्य सामान्य विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल की गई। 3 पैमाने नए शामिल किए गए हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, एक अन्य लेक्चर के साथ आपका स्वागत है। अब यहाँ देखेंगे भारत ग्रीस संबंध क्या है। ठीक है, भारत ग्रीस संबंध में देखेंगे कि 21 से 22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन थे, किरियाकोस, किरियाकोस मित्सोटाकिस जी भारत की राष्ट्रीय यात्रा पे आए। किस लिए आए थे, क्योंकि नवे रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि थे कौन, किरियोकोस मित्सोटाकिस जी। ठीक है, अब क्योंकि रायसीना संवाद जो 9th संस्करण था कब संपन्न हुआ, 21 से 23 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, केंद्रीय विषय क्या था इस समय, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, चतुरंग कन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट। ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में कि हाल ही में संपन्न रायसीना संवाद का केंद्रीय विषय क्या था। ठीक है, अब क्या है, राष्ट्रीय संवाद की क्या होता है, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसका आयोजक कौन करता है, ओआरएफ, ओआरएफ इसका आयोजन करता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और इसका सहयोग कौन करता है, हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है वो हमारा सहयोग करती है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरोस निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी भी गए। जब ये फरवरी में आए उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रीय यात्रा पर संबंध की। ये आए 24 में, जो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियोकोस मित्सोटाकिस जी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी उससे पहले 25 अगस्त 2023 को गए थे। ठीक है, ये पिछले 40 वर्षों में किसी भारत प्रधानमंत्री की गई पहली यात्रा थी। ठीक है, उससे पहले कौन गया था, इंदिरा गांधी गई थी कब, 1983 में। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है जब कोई राजकीय यात्रा की जाती है। इसमें क्या किया गया था, जो राष्ट्रपति थी, वहां के राष्ट्रपति थे कैटरीना सकेला रूपावलोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या किया था, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये सीधा पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार जो मिला है, सम्मान मिला है, किस चीज से संबंधित है। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3rd स्टार। ठीक है, ऐसे ही भारत विदेश संबंध देख लेते हैं। 13 से 14 फरवरी 2024 को कौन गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए थे, यूएई की आधिकारिक यात्रा पे गए। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट, ये 7वीं यात्रा थी। देखिए भारत यूएई संबंध इतने प्रगाढ़ है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में ये 7वीं यात्रा थी। ठीक है, इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के मध्य यात्रा की थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, द्विपक्षीय निवेश संधि पर बात की गई। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का सशक्तिकरण के बारे में बात है, उसके लिए यूएई का समझौता और यूएई का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, नेशनल एमएससी जो उनका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास पर यूएई के साथ हमारा समझौता हुआ। फिर हमारा यूपीआई से संबंध समझौता हुआ। ठीक है, जो आनी आनी के आपस में संबंध की बात, यूपीआई आनी क्या है, यूएई का एक प्लेटफॉर्म है, और यूपीआई जो भारत का पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसके भी समझौता हुआ।
उसके बाद 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया गया। भारत में जो यूपीआई सिस्टम है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक रूप है, ये पूरे विश्व में फेमस हो रहा है। ठीक है, भारत का ये इनोवेशन ने पूरे विश्व में सराहना की है। और जो एशिया और अन्य देश है यूरोप में, वहाँ पे यूपीआई का अच्छा खासा विकास हो रहा है। ठीक है। अब एलन मोदी कौन है? ठीक है, एलन मोदी 13 फरवरी को जायद स्पोर्ट्स जो सिटी स्टेडियम है यूएई का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ऐलान मोदी शीर्षक कार्यक्रम किया गया। ऐलान मोदी किसी का नाम नहीं है। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी का मोदी और ऐलान का एक कार्यक्रम रखवाया गया। कहाँ पे रखवाया गया? जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में। ठीक है, इसमें क्या किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय समुदाय को लोगों को संबोधित किया। ठीक है। उसके बाद यूएई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई में क्या किया? दुबई में क्या किया? भारत माल्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया। भारत माल्ट क्या है? दुबई में स्थित एक मार्केट प्लेस है, जिसका शुभारंभ कब होगा? 2026 में होगा। ठीक है। अब क्या है? यूएई के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद जी, वो फिर क्या है? ये गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। कब थे? 2024 में। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको बताना है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद जी थे। ठीक है। कब आयोजित किया गया ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन? ये 10 से 12 जनवरी 2024 को महात्मा मंदिर कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ संपन्न हुआ? यूएई में संपन्न हुआ। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। केंद्रीय विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। अगर ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का थीम क्या है, तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है। इसमें क्या थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। इससे पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मुख्य अतिथि के रूप में 18 में भी ये शामिल हुए थे। ठीक है। अब है बीपीएस मंदिर, जो बाप्स बिंदु मंदिर है, कहाँ पे है? अबू धाबी में। ठीक है। कब उद्घाटन किया गया इसका? यूएई में किया गया 14 फरवरी 2024 को। ये अबू धाबी में से पहला हिंदू मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अबू धाबी में से पहला हिंदू मंदिर कौन सा है? बीएपीएस मंदिर। ठीक है। पहला पत्थर निर्मित, ये भी इंपॉर्टेंट है, पत्थर निर्मित हिंदू मंदिर है। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया है? बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है। जो बीएपीएस है ना, ये संस्था है जिसका फुल फॉर्म है बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम। ठीक है। किससे संबंधित है? स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा गुजरात में की गई थी, जिसका ये संबंध इस मंदिर का है। ठीक है। भारत का संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। 25 से 26 जनवरी को फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन जी थे, वो भारत की राजकीय यात्रा पर थे। ठीक है, क्योंकि ये 2024 का जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति जी इमेनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के। ठीक है। यात्रा उन्होंने शुरुआत की तो जयपुर राजस्थान से की, उनका स्वागत किया। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में थे। ठीक है। अब देखो, छठा अवसर था जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुआ। इससे पहले 5 लोग आ चुके थे, जिसमें जैक शिराफ, बेलेडिये और छठे इमेनुअल मैक्रोन। ठीक है। और ये सबसे भारत और फ्रांस के रिश्तों को कितना मजबूती प्रदान करता है और दिखाता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं, कि सबसे ज्यादा कोई विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हो तो सबसे ज्यादा संख्या फ्रांस की है। ठीक है। इसके वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का नाम दे दिया गया। ठीक है। और फ्रांस के एफिल टावर में भारत का अब यूपीआई के संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा भी की गई। कितना इंपॉर्टेंट है भारत फ्रांस रिश्तों के लिए ये चीज। ठीक है। और ये देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी डेवलप प्रणाली है, लेकिन फ्रांस ने भारत की यूपीआई को स्वीकार किया है। उसके बाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक और सौर अकादमी की स्थापना की गई। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आईसीए ने हाल ही में स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत किस देश में एक सोलर अकेडमी की स्थापना की बात की है, तो कहाँ की गई है? सेनेगल में की गई। सेनेगल एक देश है। ठीक है। उसके बाद क्या है? फिर H125 हेलीकॉप्टर से संबंधित एमयू पे है। किसके साथ किया गया, ये याद ध्यान रखना है बस आपको। किसके साथ किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन ये होगी। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या है, इसका जो मेन ये है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। ये 3 खबरें इसको महत्वपूर्ण बनाती है। फिर भारत ओमान संबंध देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक जी कब आए थे? 15-17 दिसंबर को पहली राजकीय यात्रा थी। ठीक है, ये 26 वर्षों में ओमान के किसी सुल्तान की पहली भारतीय यात्रा थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस 2019 में आए थे। काबूस को 2019 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 2021 में की गई थी। ठीक है, अब G20 के अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन 2000 में भाग लेने के अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था। यात्रा के दौरान भविष्य के लिए साझेदारी, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त विजन दस्तावेज अभिलिखित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखो, ये इस डाक टिकट पर भारत और ओमान के लोक नृत्यों के अनुसार डांडिया रास ये भारत का है, और अल रजा, अब ये पूछ सकता है अल रजा किस देश का लोक नृत्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब भारत तंजानिया तंजानिया के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति, सामिया सुलू हसन, ये यूपी पूछ चुका है जब ये राष्ट्रपति बनी थी, की राष्ट्रीय यात्रा पर आई। अब इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति भारत की शासकीय यात्रा पर थी? तो कहाँ की थी? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और सुनिए, तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। ठीक है, भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023-27 के बाद की सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। अब आपको ये बताना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या होता है। एक और, तंजानिया ने क्या किया, वैश्विक जैव ईंधन संगठन जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। अब ये आपको बताना है कि जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसका इनिशिएटिव किन किन देशों ने किया था। ठीक है, और जो ये राष्ट्रपति महोदय आई थी सामिया सुलू हसन, इनको जेएनयू ने क्या किया है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक और लेक्चर के साथ आपका स्वागत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स जो 2024 में जारी किया गया। कब जारी किया गया? 2024 में। कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष किया जाता है। कौन जारी किया करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड द पोर्टुलस इंस्टीट्यूट की भागीदारी से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है? ध्यान ये रखनी है कि ये 17वां संस्करण था। ठीक है, उसके बाद इसका शीर्षक क्या था? सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। ठीक है, कितने अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार प्रदर्शन में शामिल किया गया? 133 शामिल किया गया। ठीक है, टॉप पे कौन आया? स्विट्जरलैंड, कितनी बार? लगातार 14वीं बार प्रथम स्थान पर आया। तो विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था कौन है? स्विट्जरलैंड की है। अंगोला, जिसका स्कोर 10.2 था, इस सूचकांक में 133वें नंबर पर है। ठीक है, फिर क्या है? 2013 में GII, इसका मतलब ये होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में सबसे तेजी से सुधार करने वाले में अपना देश भारत भी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब शीर्ष 40 अर्थव्यवस्थाओं में केवल 5 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को स्थान प्रदान किया है। इसमें चीन है 11वें स्थान पर, मलेशिया है, भारत 39वें स्थान। ध्यान ये रखना है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स है, कौन जारी करता है? ठीक है, टॉप पे कौन है? और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 39वां स्थान है। और भारत का स्कोर कितना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको आगे मिल ही जाएगा, कितना है? 38.3। ठीक है, ये लिस्ट आपको देख लेंगे। भारत का स्थान कितना है? 39वां स्थान है। और भारत को लगातार 14वें वर्ष किसमें ला रहा है? इनोवेशन ओवर परफॉर्मर, ये याद रखना, श्रेणी याद रखनी है। किस श्रेणी में? इनोवेशन ओवर परफॉर्मर में। और एक और रिकॉर्ड है कि मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, जो भारत के लिए एक सम्मान की बात है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद किन किन मानकों पे जारी किया जाता है? ठीक है, तो संस्थान, मानव पूंजी अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, बाजार विशेषज्ञता, व्यवसायिक विशेषता, ज्ञान प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप निर्गत 7 पैमानों पे जारी किया जाता है। फिर क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर। वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की घोषणा की गई। बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर कहाँ पे होगा? ये टोक्यो योकोहामा जो जापान में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। ठीक है, विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के कौन सा 4 जगह है?
बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। विश्व प्रतिभा रैंकिंग कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, कौन जारी करता है, ये मुद्दा बन गया। ये आपको आना चाहिए, रैंकिंग का कौन का संस्करण है। ठीक है। कितनी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हुई? 57 में। ठीक है। टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। कितने स्कोर है? 100 है। ठीक है। फिर इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है ये देखना है। भारत कितने स्थान पर है? 56वें स्थान पर है। ठीक है। किसमें? प्रतिभा सम्मान में भारत कितने स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। जितना ये ध्यान रखेंगे उतना आपको चीजें आसानी से याद रखेंगे। भारत की स्थिति तो देखना ही देखना आपको है। जब तक भारत की स्थिति आप नहीं देखेंगे तब तक चीजें नहीं उतनी सॉल्व होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें हमें जाननी है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कितने स्थान पे भारत है? भारत कितने स्थान पर है? 56वें स्थान पर है। इसमें भारत 56वें स्थान पर है। ठीक है। वर्ष 2023 में इस रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पर था। और जो WTR 2024 में 67 देशों की सूची में भारत का कितना स्थान का? 98वां स्थान है, याद रखना। ठीक है। 24 में कितना स्थान है? 98वां। और 23 में कितना है? 26वां। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर है। मंगोलिया अंतिम स्थान पर है, उतना मैटर नहीं करता है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन है? ठीक है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? फोर्ब्स ने जारी किया है, USA है। ठीक है। और भारत अपना 5वें नंबर पे आता है। कितने आपका नंबर पे? भारत 5वें स्थान पर आता है। इसकी प्रति व्यक्ति GDP कितनी है? US डॉलर में 2.73 है। और वार्षिक वृद्धि सबसे ज्यादा है पांचों में, कितनी? 6.8%। ठीक है। GDP कितनी है? 3.94 ट्रिलियन की। ये आंकड़े 11 सितंबर के आंकड़ों को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं। ठीक है। ये याद रखना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? ये चैरिटेबल एवं फाउंडेशन, जो चैरिटीज एड एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। WGI, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है। 142 देश इसमें शामिल हुए। इंडोनेशिया को सबसे उदार देश माना जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? इंडोनेशिया। भारत कितने स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। ठीक है। अब टॉप पे कौन है? इंडोनेशिया, केनिया और सिंगापुर। इनका स्कोर देख लो कितना है। ठीक है। ये याद रखना। विश्व के सब 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें कहाँ पे है? ठीक है। तो सबसे कोयला विद्युत उत्पादन का लगभग 70% है। ठीक है। 70% कोयला से विद्युत का उत्पादन होता है। फिर एक कोयला गैसीकरण मिशन। कई स्वच्छ कोयला पहले लॉन्च की गई, बहुत सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं जिससे कोयले से भी जो उत्पादन किया जाए उसमें भी कार्बन इमिशन कम हो। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना है। ठीक है। भारत में गैसीकरण तकनीक के फलस्वरूप कोयला क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। क्या चीज याद रखनी है? वर्ष 2023 में ग्रीन फील्ड खदान द्वारा अनुमानित मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। कम सल्फर हो और बिटुमिनस का की मात्रा कम हो। ठीक है। दो खदानें भारत में स्थित है। विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से दो खदानें भारत में स्थित है। दो खदानें कहाँ कहाँ हैं? पहला खदान है कोरबा। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। दूसरा स्थान गेबरा ओपन कास्ट खदान। ठीक है। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले में स्थित है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही बताऊंगा। ठीक है। गेवरा ओसी खदान, गेवरा और कोरबा याद रखना है कहाँ कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है कि गेवरा ओसी खदान कहाँ पे है और आपका जो कोरबा है ये कहाँ पे है। उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अब देखो, गेवरा ऊसी खदान और भारत की कुसुमुडा ऊसी खदान, ये विश्व की 5 सबसे बड़ी खदान है। अब आपको ये बताना है किस राज्यों में दोनों है। ठीक है। भारत का 43rd विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र हुआ उसका, जो 21 से 21 जुलाई को संपन्न हुआ। ठीक है। ये पहली बार था जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की वार्षिक सत्र की मेजबानी की। ठीक है। वार्षिक सत्र की मेजबानी किसने की? भारत ने की। कौन से सत्र की? 46वें सत्र की। और इसमें संबंधित कौन था? संस्कृति मंत्रालय और इसके संबंध कार्यालय भारतीय पुरातत्व ASI ने ये नोडल एजेंसी के रूप में उसने काम किया है। इसकी थीम क्या थी? विकास भी विरासत थी। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी, विकास भी करो और अपनी विरासत को भी संजो के रखो। ठीक है। अब कितने अनुदान की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने? $1 मिलियन की घोषणा की है। ठीक है। अब क्या है, जो यूनेस्को के महानिदेशक है वो भी आए थे कि उनका क्या नाम था? ऑड्रे अजोले। अभी आपको बताना कि ऑड्रे अजोले का संबंध किस देश से है। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया?
इसमें विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम और विश्व धरोहर स्तर प्रबंधकों के फोरम का आयोजन किया गया है। ठीक है। भारत ने युवा पेशेवरों के लिए विश्व धरोहर प्रबंधन एवं एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ठीक है।